नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। और खिल गया कमल, बिल्कुल अब ये कहा जा सकता है क्योंकि फैसले की घड़ी जो थी वो खत्म हो चुकी है। और मुझे लगता है अब इसलिए भी ये कह देना चाहिए क्योंकि लगातार तीनों राज्यों में जिस तरीके से भरपूर बहुमत के साथ जो सरकार के कहना चाहिए अग्रसर हो गई है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये तो नहीं कह रही कि बन गई, बनेगी भी, लेकिन क्योंकि वो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। अच्छा, एक बड़ी बात यहां पर देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल जवाब किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में शायद खुद भी उम्मीद नहीं होगी कि वो इन सीटों के साथ होगी, क्योंकि भूपेश की जो छवि थी, भूपेश का जो भरोसा था, जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस था, वो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल ही पीछे चला गया। तो कांग्रेस से, क्योंकि आज दिन भर चर्चाओं में कांग्रेस से भी हमने बात की, तो कांग्रेस का भी ये कहना था, उन्हें लग नहीं रहा था कि इस तरह का कोई जनादेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में देखिए 2/3 बहुमत से बढ़त लगातार बनाए हुए और आखिरकार कमल को खिला लिया। यह छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की वजह पे अभी हम विस्तार से जब बात करेंगे बहुत सारी चीजें निकलेंगी। राजस्थान में जाएं तो चलिए मान लीजिए एक ये फैक्टर कह सकते हैं कि हर 5 साल में बदलाव होता है, वो हो गया। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि इसलिए भी नहीं लग रहा था क्योंकि अशोक गहलोत का जो कार्यकाल था, जो योजनाएं थी, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी थी। लेकिन जो बदलाव जनता ने किया, और सीटों को देखिए, सीटें जिस तरह से आई हैं, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि शायद जनता का ये माइंडसेट था कि इस बार हमको, एक तो सबसे बड़ी बात जो शुरू से हम कहते आए हैं कि एक तरफ बहुमत ही होगा, जोड़ तोड़ की गुंजाइश नहीं बचेगी, तो वो एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई। दूसरी चीज ये कि माइंडसेट था कि कमल ही खिलाना है, और आखिरकार जनता ने वो खिलाया है। कुछ सीटें हैं जिन पे नतीजे आने बाकी हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आखिरकार ये जो कमल खिला है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रणनीति हैं। ये वाकई मोदी मैजिक चला, या लाडली बहना चली, या फिर कुछ और चला, इसको हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय पाठक जी आपसे इसलिए क्योंकि आखिरकार कमल खिल गया, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं, क्या उम्मीद थी, बिल्कुल साफ साफ दिल से कहिएगा, क्या उम्मीद थी कि जिस तरह से सीटें आई, 2/3 बहुमत, ये बहुत होता है? राखी जी, सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन, और आपको भी शुभकामनाएं और अभिनंदन। आपको याद होगा, मैं 1.5 महीना पहले जब आपकी एक डिबेट में था, श्रीवास्तव साहब भी थे, बाकी और लोग भी रहे होंगे, तो मैंने आपको जब बोला था कि हम 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आप भी हंस रही थी और आपके मैनेजिंग एडिटर भी हंस रहे थे, और बाकी लोग भी इसका मजाक उड़ा रहे थे। मजाक की बात नहीं अजय जी, हम तो आज भी हंस रहे हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मजाक के पर्पस से नहीं था, दरअसल वो दावे ऐसे लग रहे थे जो बड़ा नामुमकिन सा था। लेकिन अच्छी बात है, शुभकामनाएं कि ये हुआ। प्लीज, मतलब मैंने इसलिए इंटरप्ट किया कि मजाक नहीं उड़ाया था, प्लीज। राखी जी, ये विश्वास प्रधानमंत्री जी के गारंटी की है। ये विश्वास 18 साल चली मध्य प्रदेश की उस सरकार का है, जिस सरकार ने उस मध्य प्रदेश को पूरा बदल के रख दिया, जिसकी वहां की जनता अपेक्षा करती थी। जो लोग शासन देखे थे दिग्विजय सिंह का, या 15 महीने का शासन कमलनाथ जी का देखे थे, उन लोगों ने यह समझ लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी इस प्रदेश की जनता को सबसे अच्छा विकल्प दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो गारंटी है। ये 3 राज्यों का चुनाव तो बता ही रहा है, लेकिन 2024 का भी ये रिजल्ट चुनाव आपके सामने रख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा लोकसभा में सीटें जीत करके आएगी।
आप याद करिए मध्य प्रदेश को, जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा की जो सीटें हैं वो पूरी तरह से वहां की जनता ने प्रधानमंत्री जी के झोली में डाल दिया। सारी सीटें बीजेपी, एक छोड़ करके सारी सीटें बीजेपी को दी थी। तो वो जो उनकी कुशासन की सरकार चली 15 महीने, उसका आज ये परिणाम है। 10 साल दिग्विजय सिंह जी और 1.5 साल जो कमलनाथ जी की कुशासन की सरकार चली, ये उसका परिणाम है। बिल्कुल, चलिए अजय जी, बीच में रोक रही हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताएंगे कौन कौन से दिग्गज जो हैं जो हारे हैं। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हारे, गौरी शंकर बिसेन भी हारे हैं, प्रेम सिंह पटेल की भी हार हुई है, जीतू पटवारी भी हार गए, विजय लक्ष्मी साधो भी हारी हैं, लक्ष्मण सिंह, तरुण भनोट भी हारे हैं। देखिए, ये वो नाम हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं कि इनकी भी हारे। लाखन सिंह, हिना कांवरे भी हारी हैं। पीसी शर्मा, भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से पीसी शर्मा की भी हार हुई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो हारे हैं उनके नाम भी आपको बताएंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह की हार हुई है। सज्जन सिंह वर्मा भी इस चुनाव में हार गए हैं। जीतू पटवारी हारे हैं। तो लगातार ये वो नाम बीजेपी और कांग्रेस के जिनकी इस विधानसभा चुनाव में हार हुई है। देखिए, जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया है जिसमें शायद ये नहीं देखा गया कि वो मंत्री हैं कि कौन है, उनका जो माइंडसेट था उन्होंने वोट किया है। क्योंकि कई सारे दिग्गज जो हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, आप ये वो तमाम नाम देख लीजिए, वो खुद बयां करते हैं कि इन लोगों की कैसे हार हुई होगी। अपना एक समय इन्होंने काम किया है, इनका अपना एक वर्चस्व है, उसके बाद ये तमाम दिग्गज हारे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया की भी हार हुई है। देखिए, कई दिग्गज है वाकई में। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, इस बार का मैंडेट जनता ने क्या सोच के दिया है, ये तो जनता का जनादेश है, उसका स्वागत सभी ने किया। लेकिन वाकई में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वो बीजेपी के रहे हों या कांग्रेस के रहे हों। मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए अब अगली बार कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई है। ये उनके खुद के लिए भी आत्ममंथन की चीज हो गई है। राम पांडे जी, जिस तरह से कमल खिल उठा है, कहां कमी रह गई है कांग्रेस से? क्योंकि कांग्रेस के अपने बड़े दावे थे, बड़ा कॉन्फिडेंस था कि इस बार सरकार आएगी। जी जी, कोई कमी नहीं रह गई थी। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब चुनाव तो जीती गई है बीजेपी, चाहे वो किसी भी तरीके से जीती हो, बेईमानी करके जीती हो, लेकिन बधाई के पात्र तो हैं ही। तो प्रचार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार था वो ज्यादा हो गया। दुष्प्रचार जीत गया और प्रचार हार गया। जनता में लहर कांग्रेस के प्रति थी, वोट भी कांग्रेस को दिया, काउंटिंग में बीजेपी जीत गई। तो ठीक है, जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। घोटाले थे ही, भ्रष्टाचार था ही, सारी चीजें थी। बीजेपी को एक बार और लाइसेंस मिल गया। 250 घोटाले पहले किए थे, 250 और करो भाई। जो जीतता है या तो सेवा के लिए जीतता है या मेवा के लिए जीतता है। तो पिछले 20 साल से जो घोटाले कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। और जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार है। और हार जीत के एक कारण नहीं रहते हैं, सैकड़ों कारण रहते हैं। और बड़ा कारण तो यही है, बीजेपी का दुष्प्रचार। बालाघाट, उज्जैन में मतगणना में भी गड़बड़ी हुई, और जो कर्मचारियों के जो वोट थे वो नहीं डालने दिए गए थे, उनमें हेरा फेरी की गई। तो कई तरह की बातें हैं, उन बातों का ज्यादा मतलब नहीं रह गया था। बीजेपी जीत गई है, तो जितने भी पहले बुरे काम किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, अब आगे ना करें। अब जनता के लिए काम करें, और ये धर्म की और जो जाति की राजनीति है उससे ऊपर उठें। क्योंकि बीजेपी के जो
नेता जी हैं, जी एक मिनट। वो घर बैठे 5 साल निकले भी नहीं, बाहर भी नहीं आए, 3-4 नारे लगाए उन्होंने, भारत माता की जय, जय श्री राम, राम को लाए, राम को लाएंगे, और चुनाव जीत गए। कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, सज्जन वर्मा, बड़े बड़े जो 24 घंटे जनता के बीच में गए, जनता के बीच में कार्य किया, सुख दुख में रहे। तो कर्मठ लोग, विकास के प्रति कार्य करने वाले लोग चुनाव हार गए, और जो फालतू की बकवास करने वाले लोग हैं जीत गए। अब जीत गए तो जीत गए, अब मानना पड़ेगा, राजी नहीं गैर राजी मानना पड़ेगा। अब ठीक है, जीत गए तो अब काम करें और जनता की सेवा करें। अच्छा, ये वक्तव्य राम पांडे जी आपका मध्य प्रदेश के लिए है या बाकी दोनों स्टेट के लिए भी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी लीड रही, और छत्तीसगढ़ में तो शायद उम्मीद बीजेपी को खुद भी नहीं थी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही ना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, फिर छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गए? तो ये तो बेईमानी है ना। अब बेईमानी के कारण नहीं मैं गिनाना चाहता हूं, नहीं तो कहेंगे ये कांग्रेस वाले रो रहे हैं, फलानी चीज पर रो रहे हैं, ढिकानी चीज पर रो रहे हैं। बेईमानी का कारण सबको पता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां मीडिया, पत्रकार, बुद्धिजीवी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी कोई भी हो, कोई नहीं कह सकता था कि कांग्रेस की सीटें छत्तीसगढ़ में इतनी कम हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में इतनी कम हो जाएंगी। चाहे देश का कोई भी बुद्धिजीवी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर आदमी ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी, और ज्यादा से ज्यादा अंतर आएगा तो हार जीत का जो अंतर है तो 10-5 सीट से आ सकता था। कांग्रेस को एज है, कांग्रेस आगे है, कांग्रेस की लहर है, और जो डबल सीटों का अंतर आ रहा है, तो ये बेईमानी है, षड्यंत्र है। अब वही है कि हार स्वीकार करना है, चाहे मजबूरी मान लो, चाहे जरूरी मान लो, ठीक है, चाहे इसको रोना मान लो, चाहे धोना मान लो, लेकिन ये देश के लिए गलत हो रहा है। ये घोटालेबाजी और भ्रष्ट पार्टी जो है लगातार जीतती जा रही है। मोदी जी आते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करूंगा, अपने चारों तरफ भ्रष्टाचारियों को बैठाते हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, येदियुरप्पा हो, कोई भी हो, आते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, सारे परिवारवादियों को अपने साथ मंच पर बैठाते हैं, कहते हैं रेवड़ी नहीं बंटना चाहिए, खुद ही रेवड़ी बांट कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चले जाते हैं। तो जो भी है, झूठ का प्रचार रहा, झूठ रहा, धर्म की राजनीति रही, जनता की राजनीति रही, और मैं इसमें 3 बड़े कारण मानता हूँ। एक इनकी बेईमानी, एक धर्म की राजनीति, और इनका झूठा प्रचार। जहां विधानसभा चुनाव में 48 लाख की सीमा है, इन्होंने 48 करोड़ रुपया उसमें खर्च कर दिया, पैसा पानी की तरह बहाया। कई कारण है चुनाव जीतने के, लेकिन ईमानदारी का एक भी कारण नहीं है जिसके कारण बीजेपी जीती, और सारे कारण बेईमानी वाले हैं। ठीक है, अजय पाठक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आज मैं इनकी बातों का किसी का जवाब नहीं दूंगा। ये जनता की जीत है, ये जनता के विश्वास की जीत है। बीजेपी जो चुनाव जीती है, वो जनता ने बीजेपी के कामों पे विश्वास दिखाया है, प्रधानमंत्री जी के काम पे और शिवराज जी के काम पे। इनके दोनों मुख्यमंत्री जो थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक चीज के लिए जाने गए कि वो कांग्रेस का एक तरह से एटीएम है। सिर्फ कांग्रेस के एटीएम के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने काम क्या किया है ये देखिए, वहां पे आदिवासी इलाका हो या शहरी इलाका हो, दोनों जगह बीजेपी को लोगों ने वोट किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके कुशासन पे भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का वोट है। ये बोलना, ये कहना, ये सब बातें कि जनता कुछ समझती नहीं है, सब कुछ कांग्रेस को ही समझ में आता है, और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो वोट सिर्फ और सिर्फ बेईमानी और शैतानी और दुनिया भर की बातें करके मिला है। देखिए, ये सब बातें कांग्रेस करेगी और कांग्रेस करती रहेगी। इनकी निगेटिव पॉलिटिक्स की वजह ही से ही कांग्रेस इस गर्त में गई है, प्रधानमंत्री जी को लेकर के या प्रदेश में जो हमारा नेतृत्व है उसको लेकर के। ये कभी भी कांग्रेस पॉजिटिव राजनीति करती नहीं है, कांग्रेस हमेशा निगेटिव राजनीति करती है। और इसी का कारण है कि इनको प्रदेश की जनता से लेकर के देश की जनता ने नकार दिया है। ठीक है, अजय पाठक जी चलिए वापस आऊंगी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आज के मैंडेट को किस तरह से लेते हैं? चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, तेलंगाना में तो अभी लगातार चीजें चल रही है, लेकिन कांग्रेस वहां बढ़त बनाए हुए है।
देखिए, मुझे लगता है राखी जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सभाएं की, उस सभाओं में खुद की गारंटी दी है, वो गारंटी का एक बड़ा प्रभाव पड़ा है इन राज्यों में। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, राम मंदिर का मामला हो, 370 का हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जन्म के समय से उसकी प्राथमिकता में रहे हैं, उनके मुख्य बिंदु रहे हैं। उन बिंदुओं पर अगर कभी अमल हुआ है तो नरेंद्र मोदी की केंद्र में बनने वाली सरकार के समय हुआ है। तो निश्चित रूप से जनता को एक तो उनकी गारंटी पर भरोसा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि अमित शाह को ऐसी चुनावी चाणक्य नहीं कहा जाता है। वो हारी हुई बाजी जीतते हैं और सामने वाले की जीती हुई बाजी को पलटने में का मादा रखते हैं। तो उनकी इस रणनीति को भी एक श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया है उसका निश्चित रूप से व्यापक असर हुआ है। तीसरा, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो निश्चित रूप से लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई है। तो तीन तो प्रमुख कारण मैं इसे मानता हूँ। चौथा जो प्रमुख कारण है वो है कांग्रेस का अतिशयोक्तिपूर्ण सोचना कि उसका अति आत्मविश्वास की उसे लग रहा था कि अब तो कांग्रेस जीत गई है उसके नेताओं को। इसी वजह से आपने देखा होगा, जहां 1-1.5 महीने पहले तक सारे लोग मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार इस बार बनेगी, उसके बाद से मैदानी स्तर पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नदारत रहे और वो अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त रहे या मैदानी स्तर पर नहीं दिखे, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं गए, जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस को भोगना पड़ा है। जो इसमें एक और बेहद अहम बात है, जो बात हो रही है वो यह है कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे ने सनातन को लेकर निशाना साधा और उनके एक सहयोगी दल के नेता ने जिस तरह से बात की उसको लेके आगे बढ़ाया कि सनातन डेंगू है, सनातन इस तरह का है, सनातन इस तरह का है, मुझे लगता है इसका भी व्यापक रूप से असर पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला ली जाएं तो इसका व्यापक असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी देखने को मिला। अन्यथा ऐसा क्या था कि जब लग रहा था 1-1.5 महीने पहले तक कि सरकार बनने वाली है, सारे लोग कह रहे थे, तो वो अचानक पासा क्यों पलट जाता है। मुझे लगता है कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य है, ना तो वो जनादेश के पीछे की वजह जानना चाहते, ना जनता की मंशा क्या है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाए तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छी चीज़ होती। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर कांग्रेस को विचार तो करना होगा। अगर नहीं करेगी विचार तो जो परिणाम आए हैं वैसे परिणाम आगे भी आएंगे, वो निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि जनता, लोकतंत्र में जनता का ही मतदान सबसे प्रमुख होता है और जनता जैसे चुनती है वही विजय माना जाता है। और वैसे भी कहा जाता है जो जीता है वो सिकंदर है। तो कहीं ना कहीं जो जीतता है उसकी खामियां अपने आप समाप्त हो जाती है, ढक जाती हैं, उस लोग फिर उसकी जीत की चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ों को मिला ले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की सामूहिक रूप से वजह है। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, आज के मैंडेट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राखी जी, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है गारंटी की। जो जिस तरह की मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा हुआ और शायद एक वजह वो भी थी कि उसमें जो जनता उन पर भरोसा करके वोट करी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप 3 राज्यों में देखा होगा कि मोदी जी का खुद चेहरा आगे था और यहाँ पर कोई मतलब लोकल लीडरशिप में किसी को आगे नहीं किया। इसका मतलब है केंद्र सरकार ने पूरा चुनाव जो है 2024 की तर्ज पर लड़ा और निश्चित रूप से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। और जो ये जीत है ये भारतीय जनता पार्टी को एक अति उत्साह में लाएगी और उनको काफ़ी आगे बढ़ने में मदद करेगी। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें यह जीत बहुत मायने रखेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और राखी जी सुधार करूं हमारे भाजपा प्रवक्ता को कि हमारे चैनल ने सिर्फ मध्य प्रदेश में सर्वे किया था और उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था। आज के 6 दिन पहले जब भी ये सर्वे एग्जिट पोल आया था। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो है सिर्फ 3/4 की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम मीडिया में हैं, हम इतना ज़्यादा कयास भी नहीं लगा सकते। अब ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको खुश होने की बात है। जहाँ तक मीडिया और पत्रकारिता का सवाल है, वहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को कहेंगे जो सामने दिखता है, और उसके अंदर क्या दिखता है ये पता किसी को नहीं होता है। शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को पता ना हो, लेकिन एमपी के मन में मोदी का जो इनका कैंपेन था निश्चित रूप से प्रभावी था। और हम सारे लोग ये देख रहे हैं, हम सारे लोगों के कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि ये जो है इनका एजेंडा सफल हुआ। एक बात। दूसरी बात, एक बात हो रही थी लाडली बहना के बारे में। तो आप उसमें देखिए
सीधा जो 4 महीने पहले से जो कैंपेन शुरू हुआ और जो कैश ट्रांसफ़र हुआ करीब करीब 1.25 करोड़ बहनों को यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने दिया और एक भरोसा भी दिलाया कि अगर हमारी सरकार जीती है तो ये राशि बढ़ा के 3,000 तक कर दी जाएगी। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े सारी चीज़ें लगे तो लोगों को भरोसा हुआ और शायद आपने देखा होगा कि महिला वोटर का प्रतिशत इस बार बढ़ा तो वोट बढ़ा। तो जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई दल जिसके प्रति रुझान जाती है तो बहुत बड़ा चेंज होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ कांटे की टक्कर दिखे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और तीसरी बात जैसा बता रहे थे हमारे साथी पत्रकार कि आप ये देखिए कि रणनीति बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस पार्टी और उन्होंने रणनीति बनाना छोड़ दिया। दूसरी तरफ एकदम खुला मैदान कर दिया और उनको लगा कि एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे वो चुनाव जीत जाएंगे और उनको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि चुनाव में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं से लेकर के ज़मीनी कार्यकर्ताओं तक एड़ी चोटी जोर लगा दिया था और जिसका परिणाम आज सामने है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले समय में और क्या होगा। हाँ, एक उत्साह और एक जो है एक कयास और 2024 को लेकर के जब सबसे पहले कहा जा रहा था और जिसकी पूरी कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में थी, तो निश्चित रूप से उनको जो जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत मिली है ये इनके लिए संजीवनी का काम करेगी और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो है काफ़ी फायदेमंद होगा। बिल्कुल। अजय पाठक जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहती हूँ। सभी स्टेट्स की जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, मध्य प्रदेश में भी मैं यहाँ पर देखूँ या मैं राजस्थान की बात कर लूँ या छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ, जो वादे किए गए थे या जो संकल्प पत्र हुआ, जो जन घोषणा पत्र हुआ, तमाम चीज़ों को समझा और उसमें हमने योजनाओं को जहाँ तक देखा समझा था तो सभी ने अमूमन जितनी चर्चाएं मैंने इस इलेक्शन में की है, सभी पैनलिस्ट ने इस चीज़ को माना था कि 19-20 का डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पे दूं कि किसी ने 450 का सिलेंडर कहा तो किसी ने 500 का कहा। कोई यदि 2 लाख तक देने की बात कर रहा है तो कोई 2,51,000 दे रहा है। बिजली और स्वास्थ्य की बात तो है ही, वहां पर तो तमाम चीजें कही ही गई थी। आवास की बात, मतलब कुल मिला के बहुत सारी योजनाएं थी ऐसी जिनको लेकर बात की गई। तो बहुत डिफरेंस नहीं था, बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं था और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि बड़ा नेक टू नेक होगा। लेकिन ये जो मैंडेट आया, यहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल बीजेपी निकली है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपके नजरिए से, क्योंकि आप तो पार्टी को देख रहे हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन सा फैक्टर चला है? क्या वाकई पीएम मोदी का ये जादू, मोदी मैजिक जिसको कहा जा रहा था, ये वो चल गया या कोई सी योजना सुपर डुपर हिट थी वो चल गई? क्या लगता है? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास, आप पिछले 2019 के लोकसभा को याद करिए। एक व्यक्ति आते हैं और 72,000 रुपए की घोषणा करके जाते हैं। इस देश ने नकार दिया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं, लेकिन जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। जनता किसके ऊपर विश्वास करती है? जिसने 2014 से लेकर के 2023 तक डिलीवर किया है, जो 50 साल सत्ता में रह लिए और झूठे वादे करते रहे। नेहरू जी नारा लगाए गरीबी हटाओ, इंदिरा जी नारा लगाई गरीबी हटाओ, राजीव जी नारा लगाए गरीबी हटाओ, मनमोहन जी नारा लगाए गरीबी हटाओ, अब वही राहुल गांधी और सोनिया गांधी नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ। तो जनता अब इस छलावे में नहीं आने वाली है। 2014 के बाद से मोदी जी ने जो इस देश में करके दिखाया, उसको जनता विश्वास के तौर पे लेती है और मोदी जी इस देश में जनता की गारंटी है। बाकी लोग जितनी भी बातें कर ली, जितने भी वादे कर ली, आप देख लीजिए सारी की सारी चीजें फेल हो गई। जहां जनता ने इनको 5 साल पहले मौका दिया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां इन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की लड़ाई में 5 साल निकल गए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एक व्यक्ति मुख्यमंत्री था, दूसरा मुख्यमंत्री बनने की राह में 5 साल पूरा उसमें बर्बाद कर दिए, जनता के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा कि क्या स्थिति हो गई।
सारे पंडित, जैसा अभी मेरे मित्र पांडे साहब, राम पांडे साहब बता रहे थे कि सारे लोग छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों से ऊपर देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वहां की जनता के मन में मोदी साहब बैठे हुए थे कि इस बार इस एटीएम की सरकार को समाप्त करना है, घोटालों की सरकार को समाप्त करना है, और तो और उस सरकार ने गोबर में भी घोटाले कर दिए। महादेव ऐप का घोटाला तो आपने सुना ही। व्यक्ति बैठ करके 500 करोड़ रुपया मैंने मुख्यमंत्री के कहने से दिया, इस तरह का वक्तव्य एक व्यक्ति दे रहा है, वो आज जेल में बंद है। करोड़ों करोड़ रुपया घरों से निकल रहे हैं, गैरेज में खड़ी गाड़ियों से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो जनता वो आप छलावे में नहीं रख सकती। इस देश की जनता, राज्य की जनता मोदी और विकास को एक दूसरे का पर्याय मानती है। आप इनके खुद के प्रधानमंत्री के वक्तव्य देखिए, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया जब हम भेजते हैं यहां से तो 85 पैसा कांग्रेसी खा जाते हैं। अब ये घोटालों की बात कर रहे थे, 85 पैसे कांग्रेसी खा जाते हैं। सरकार तो कांग्रेस की थी ना, वो बोल किसको रहे थे? सारा सिस्टम तो कांग्रेस का था ना। तो प्रधानमंत्री इनके राजीव गांधी जी किसको बोल रहे थे? कांग्रेसियों को बोल रहे थे 85 पैसे खा जाते हैं, 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आज मोदी साहब अगर 100 रुपए देते हैं तो 100 के 100 रुपए उनके अकाउंट्स में पहुंचते हैं। जो डिलीवर करेगा, जो अजय जी, सरकार, मतलब आपको ये लगता है कि कांग्रेस को मौका जनता ने जो 18 में दिया, उनको जो मौका मिला, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए, अपनी योजनाओं को अच्छे से नहीं कर पाए, इस बार इसलिए नकारा गया, यही कहना चाहते? 100% यही कहना चाहते हैं। नहीं तो 18 साल के बाद शिवराज सिंह साहब की गवर्नमेंट वापस नहीं आती। आप ये गारंटी ले लीजिए कि अगर जो काम नहीं करेगा वो सिर्फ बोल करके सरकार नहीं बना सकता। मतलब आपने भी पहले काम नहीं किया था, इसीलिए 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी। नहीं, वो देखिए 2018 में यहाँ पे परिवर्तन हुआ, लेकिन 1.5 साल जो इन्होंने 15 महीने जो इनके मुख्यमंत्री ने काम किया, उसी का तो परिणाम है आज। अगर वो काम करके दिखाए होते 10 साल दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट और 1.5 साल तक 15 महीने तक कमलनाथ जी की गवर्नमेंट, तो आज कांग्रेस की ये दशा नहीं होती ना। कांग्रेस की ये दशा सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस काम नहीं करती है और नकारात्मक नहीं अजय पाठक जी, लेकिन यदि ये बात है कि इन्होंने 5 साल काम नहीं किया, इसलिए बदलाव हुआ है, जनता ने नाराजगी दिखाई है। ऐसे राजस्थान में भी वसुंधरा जब थी तब उनसे काफी नाराजगी थी, इसलिए अशोक गहलोत आए थे। और इस बार शायद हो सकता है अशोक गहलोत ने अच्छा काम नहीं किया हो तो एक बार फिर बीजेपी पे भरोसा जताया, क्योंकि वसुंधरा राजे को एज कोई एक फ्रंट फेस पे तो वहां रखा नहीं था बीजेपी ने। तो बहुत सारे फैक्टर है। देखिए, मुझे लगता है एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है, कमी होगी, कुछ ना कोई फैक्टर तो होगा, तभी ये नतीजे हमारे और आपके सामने हैं। राम पांडे जी, सीधी सी बात है, उन्हें लगता है काम नहीं किया है। आप अपने पक्ष में जो भी कह सकते हैं कहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि काम नहीं हुआ है, कमी रह गई है, इसलिए जनता ने जनादेश बीजेपी की तरफ दिया है। लेकिन मुझे एक बात और बड़ी वो लग रही है कि काफी कोई बातें क्योंकि कहां कंपैरिजन कर रहे हैं हम विधानसभा चुनाव को बड़े बड़े मुद्दों से, कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे उन्होंने कई सारे 3 तलाक के लिए बोला, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बातों के लिए बोला, तो उन्होंने किया, राम मंदिर का मुद्दा, तमाम चीजें जिसके बारे में बोला गया वो सारी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि यदि हो रही हैं तो क्या वही एक विश्वास है कि मोदी है तो गारंटी है और इसीलिए जनता ने विश्वास किया। राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, मुझे लगता है बीजेपी को छोड़ के कोई ऐसी आपत्ति भी नहीं जता रहा था, सभी लोग कह रहे थे होना चाहिए। तो बातें तो कांग्रेस की तरफ से भी आ रही थी, फिर भी पीछे रह गए। देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने जो कहा, हार जीत के उन्होंने 50 कारण बताए, ये सब फालतू की बातें हैं। इन मुद्दों से जनता को कोई लेना देना नहीं है। और भ्रष्टाचार, महंगाई, ये अब इस चुनाव में मुद्दे ही नहीं रहे। यदि ये मुद्दे होते तो बीजेपी सब जगह 0 पर आती, और मुद्दा कुछ अलग ही रहा। और मैंने शुरू में ही कहा था कि बीजेपी दुष्प्रचार में बहुत आगे है। अब आज देखिए, उस दुष्प्रचार का ये असर है कि हर आदमी, चाहे वो मीडिया का हो चाहे बाहर का हो,
वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की जेब में है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बीजेपी का डिसीजन है। अभी एक सीनियर पत्रकार भी आपके साथ बैठे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बीजेपी का डिसीजन बता रहे हैं। भाई मंदिर यदि बनता तो लोकसभा और राज्यसभा से कानून बनता, तब मंदिर बनता ना। अब ये सुप्रीम राम पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। अब आ रही है आपको हाँ आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बीजेपी का निर्णय नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मंदिर बनाने का काम होता है ये सरकार का होता ही नहीं है। संविधान के अनुसार मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है, ये काम है धार्मिक लोगों का, जो हमारे शंकराचार्य हैं उनका, जो भागवताचार्य हैं उनका काम है। किसी राजनीतिक पार्टी का काम मंदिर बनाने का नहीं है। राम पांडे जी, लेकिन लेकिन एक मिनट, बीजेपी ये कह रही थी कि हम उसका क्रेडिट नहीं ले रहे, हमारे मैनिफेस्टो में शुरू से था और जब मोदी सरकार आई, जब पीएम मोदी आए हैं, तब उन्होंने इसको लेके प्रोसेस शुरू की है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जाना चाहिए, बीजेपी ये कहती है। झूठ बोलती है। क्या प्रोसेस शुरू की है? बीजेपी पार्टी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी था वो अखाड़ा परिषद, और अखाड़ा परिषद के जिन संत ने केस जीता था उन्होंने इस केस जीतने के बाद आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पार्टी, बीजेपी पार्टी नहीं थी इसमें। तो ये बीजेपी जो बहुत झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। फिर मोदी जी की गारंटी, मोदी जी कह रहे हैं 450 का सिलेंडर मैं दूंगा, तो पूरे देश की जनता से क्या दुश्मनी है मोदी जी की? भाई मोदी जी को तो पूरे देश की जनता ने चुना है ना, तो यहाँ झूठ बोलने से क्या काम चलेगा? 450 का सिलेंडर आप यहाँ दे रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे हैं? जो झूठी घोषणाएं आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो पूरे देश के लोगों के साथ क्या बुराई है? कांग्रेस ने जो घोषणाएं की है अपने हर प्रदेश में की है। ऐसा नहीं है कि पुरानी पेंशन स्कीम उन्होंने किसी एक प्रदेश के लिए बोला हो या सिलेंडर किसी एक प्रदेश के लिए बोला हो। हम जो घोषणाएं कर रहे हैं लगभग हर प्रदेश के लिए कर रहे हैं। और मोदी जी आके झूठ बोल जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लोग दुष्प्रचार करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। जो हमारे जो मतदान हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, सैकड़ों कारण होते हैं हार जीत के, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो धार्मिक कारण है। और धार्मिक प्रचार करने में कांग्रेस पीछे है। कांग्रेस हिंदू पार्टी है, सनातन पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई मानती है, लेकिन हम प्रचार करने में पीछे हैं। ये लोग रामायण जलाने वालों को टिकट दे देते हैं, भागवताचार्य को गाली देने वालों को टिकट दे देते हैं, मां मर जाती है बाल नहीं कटवाते हैं, धार्मिक पूजन करते हैं, पत्नी को नहीं बिठाते हैं। इनमें 50 ऐसी कमियां हैं जिससे ये साबित होता है कि धर्म को नहीं मानते, धर्म का उपयोग वोट मांगने में करते हैं, जो कि धर्म के नाम पर ये वोट मांगने में सफल हो गए हैं। और हम ये बताने में असफल हो गए हैं कि धर्म को हम भी मानते हैं, ईश्वर को हम भी मानते हैं, अच्छाई को हम भी मानते हैं। ये अपने दुष्प्रचार में सफल हैं, ये अपने झूठ को फैलाने में, झूठ को सच बताने में ये सफल हो गए। हम अपने सत्य को बताने में सफल नहीं हुए, ये हमारी कमियां हैं। ऐसे ऐसे लोग चुनाव हार गए जो प्रदेश के लिए, देश के लिए जो काबिल लोग थे, और ये लोग घर पे बैठे हुए भारत माता की जय बोलकर केवल चुनाव जी। अब ये कितना बड़ा दुष्प्रचार कांग्रेस के बारे में किया जाता है। हमेशा एक बात बोल दी जाती है कि अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं निकलते। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता 24 घंटे पसीना बहा रहे हैं, उनको सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, रात दिन धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के लिए जा रहे हैं, मीडिया में खबर नहीं आ रही, अखबार में खबर नहीं आ रही है। तो इसमें हम असफल हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, यदि इनके 4 लोग इकट्ठे आ जाते हैं तो राष्ट्रीय खबर बनती है, हमारे 4 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अखबार और न्यूज में खबर नहीं आती है। इसमें हम असफल रहे हैं। हमारी असफलता कई चीजों में है, हम प्रचार नहीं कर पाए हैं, तो ये बात को हम मानते हैं। अब ये हर जगह ठीक है भाई, आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग क्यों मानते हैं? आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, पूरे साउथ इंडिया में आप साफ हो चुके हैं, तेलंगाना में आप साफ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर वोट गिरता है तो फिर प्रधानमंत्री मिजोरम क्यों नहीं गए? भाई प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिजोरम में भी तो गिर सकता था, वहां प्रधानमंत्री प्रचार करने क्यों नहीं गए? तेलंगाना में सभाएं प्रधानमंत्री ने और जगह से कम क्यों ली? क्योंकि तेलंगाना क्या भारत में नहीं है क्या? मोदी जी ने तेलंगाना में गारंटी नहीं दी थी, क्यों मोदी जी वहां तीसरे नंबर पर चले गए? तो ये सब बकवास रहती है भारतीय जनता पार्टी की। ये धर्म के नाम पर राजनीति करने में सफल है। धर्म जाति के नाम पर अपने देश में वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। जनता घोटाले, भ्रष्टाचार इसको नहीं देख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को महंगाई करने का, घोटाले करने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी घोटाले और भ्रष्टाचार करेगी और जय श्री राम बोलेगी और उसके सारे खून माफ हो जाएंगे। ठीक है अजय पाठक जी, की बात। अजय पाठक जी एक मिनट आ रही हूँ बस आपके पास। मैं एक छोटा सा सवाल मेरा सूर्यकांत जी से है, इसी से रिलेटेड ही है, फिर आ रही हूँ आपके पास।
सूर्यकांत जी, मैं इस वक्तव्य को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है या धर्म की राजनीति को देखते हुए जिन मुद्दों को बार बार गिनाया जा रहा है, बड़े सोचने पे मजबूर हूं कि क्या एक राम मंदिर जो बन रहा है, क्या राम मंदिर विधानसभा चुनाव में प्रभावी हुआ? जातिगत जनगणना वाला मैटर फेल हो गया, या फिर लाडली बहना का जादू चल गया, तो फिर राजस्थान में किसका जादू चला, फिर छत्तीसगढ़ में किसका चला? बड़ा मतलब ऐसी चीजें आ रही हैं कि एक एक बात नहीं निकल पा रही कि जादू चला तो चला किसका। देखिए, पहले तो मैं पांडे जी की बात का जवाब दे दूं। पांडे जी की पार्टी के नेता ही कहा करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। दूसरा एक चीज पांडे जी पहले तमीज से बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पहले नहीं बात सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया, आरोप का जवाब सुनना पड़ेगा आपको, आरोप का जवाब सुनना पड़ेगा। थाना के राम मंदिर बीजेपी ने बनाया। अरे पहले बात सुनिए आप। दूसरा, आपके बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की याचिका लेकर गए थे कि इस पर सुनवाई कुछ दिन के लिए टाल ली जाए। मेरे पार्टी बना रही है, आपके पार्टी के नेता गए थे और आपके पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो राम सेतु का मामला हो चाहे राम मंदिर का मामला हो, सब में रंग लगाने का काम किया है। और जनता ने पूछा आपसे, ये लोकसभा में कानून पास हुआ है या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये? और शायद फिर आप बात कर रहे हैं, आपके साथ ये आप हमें मानना पड़ता है कि आप बीजेपी के एक और प्रवक्ता को बिठा लिया गया है। ठीक है, एक मिनट राम पांडे जी, एक मिनट, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, आपने आरोप लगाया, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, ऑब्जेक्शन होगा, बोलिएगा, सुनिए तो प्लीज। कि देश के बजट पर सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है, ये आपके लोगों ने कहा, आपके नेताओं ने कहा, और यही वजह है कि जनता ने उसका जवाब आपको दिया है। दूसरी बात आप और सुन लीजिए, जातिगत जनगणना की बात करकर आप हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, उसका जवाब भी जनता ने इस बार तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में दिया है। आपको सच स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस जमीन में गिरती जा रही है, क्योंकि सच सुनने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। पार्टी का डिसीजन था मंदिर बनवाने का, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि नहीं था? ये सुप्रीम कोर्ट में आप तो पहले ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आपके नेताओं ने याचिका लगाई थी कि नहीं कि इसकी सुनवाई टाल ली जाए? लगाई थी या नहीं? क्या आपके नेताओं ने राम सेतु को काल्पनिक कहा था कि नहीं कहा था? क्या आपके नेताओं ने? आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर ज्ञान बांटिए। आप हम फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू की आप करते हैं, इसीलिए आपकी ये हालत हो गई और आपकी पार्टी की ये हालत हो गई। आपको सुनने की अगर आपने इच्छा शक्ति नहीं है तो बोला मत करिए, फिर किसी पर आरोप मत लगाइए। पत्रकार कहा जाता है, दलाल पत्रकार कहा जाता है। राम पांडे जी, एक मिनट, चलिए, मुझे अब ऑब्जेक्शन है और इसलिए है क्योंकि मेरी एक बात सुनिए। आपने कहा, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, आप भी तो सुन लीजिए ना। आपत्ति है तो वो दे तो रहे हैं जवाब। ये उनका व्यक्तिगत राय है, वो पत्रकार है। यहाँ पे हम लोग ऐसे क्राइटेरिया बना के थोड़ी बैठे हैं। प्लीज, की हालत खराब हुई है, कांग्रेस की रहेगी, आपकी हमारा सम्मान आपकी इसलिए आपके तमाम बड़े नेता हार गए हैं इस चुनाव में। उन्हें भी आप जैसा लोगों को दलाल पत्रकार कहा जाता है, आपके घर वाले आपको दलाल कहते हैं। नहीं, राम पांडे जी, गलत बात है। देखिए, इस तरह से मत करिए। जैसे आप सम्मानीय मेरे लिए मेहमान हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरह से मत बोलिए। वो व्यक्तिगत आप पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत क्यों कर रहे हैं इन पर? मेरे पार्टी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन रोक लगवाने के लिए आप क्यों दिग्गज गए? यहाँ पे दलाल पत्रकार की बात क्यों आ गई? सुन नहीं पाएंगे। नहीं, मेरी पार्टी का बोलने का अधिकार नहीं है। आप कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी है जो मेरी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मैंने आपके बारे में व्यक्तिगत नहीं बोला है। मुझे हर राजनीतिक दल के बारे में बोलने का अधिकार है, हर राजनीतिक दल के बारे में बोलने का अधिकार है। आप कह सकते, मेरी पार्टी को आप कुछ नहीं कह सकते। आप मेरे ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकते। और आपको अधिकार नहीं, गलत बात, गलत बारे में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है राम पांडे जी की इस तरह की शोहरत है तमाम टीवी चैनलों में, इसीलिए इन्हें बुलाना बंद कर दिया गया है। मैंने आपको इसके पिछली डिबेट में भी आपको आपत्ति दर्ज कराई थी कि अगर इन्हें बुलाएं तो मुझे कृपया ना बुलाएं, क्योंकि इन्हें बोलने की तमीज नहीं है, इनके संस्कार नहीं है। मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। मेरा साफ कहना होता है, जब एक व्यक्ति कोई आरोप लगा रहा है, वो जवाब दे रहा है, तो उसको सुनिए। यदि उन्होंने सुना तो आप भी सुनिए। इस तरह से व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? प्लीज, सम्मान आपका है राम पांडे जी, तो सम्मान उनका भी तो है। अरे तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था,
हाँ तो वो कह तो रहे हैं राम पांडे जी, एक मिनट, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, आप सुनेंगे प्लीज। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन आपके दिग्गज गए थे वहां पर लिखवाने कि इस चीज को रोका जाए सुनवाई को। माफी तो आप मांगिए, आपको पूरी प्रदेश की जनता से मांगना चाहिए कि आपने जिस तरह की बातें की हैं उसकी वजह से जनता ने जवाब दे दिया। ठीक है, अजय पाठक जी कुछ कहने अपनी बात रखिए। उसका जवाब मैं देता हूं ना। नहीं, आप या तो इन्हें बुलाइए नहीं, या फिर मैं आया नहीं करूंगा सूर्यकांत जी, जिसमें आप बुलाएंगे इनको। मेरे बोलने के बाद क्योंकि तभी नहीं है, इनके संस्कार नहीं है, ये संस्कारहीन व्यक्ति हैं। आप में इज्जत बची है तो आप चले जाइए। नहीं, यहाँ से कोई आपके पूछा बुलाने है, पे नहीं आया, आपके बुलाने पे नहीं आया। मेरी चर्चा में ऐसा कभी नहीं होता, और इस तरह से मत बोलिए, इस तरह से मत बोलिए। जाने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है प्लीज। संस्कारहीन लोगों को आप बुला के बेइज्जती नहीं ठीक है करवा सूर्यकांत सकती। जी, प्लीज प्लीज आप कम से कम समझदारी का परिचय दीजिए, शांत रहिए। आप जैसे सम्मानीय है वो भी हैं, क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं मेरे बोलने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसके बाद एक भी शब्द यदि गलत आएगा तो प्लीज मैं यहां से डिस्कनेक्ट कर दूंगी, मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बहुत छोटी हूं आप लोगों से, लेकिन प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मत करिए। और मैं आप दोनों से एक दूसरे के लिए मैं खुद क्षमा मांग लेती हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, प्लीज इस चर्चा को खराब मत कीजिए। अजय पाठक जी अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं आज राम पांडे जी के फ्रस्ट्रेशन को समझता हूं, और मेरे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं मैं उनसे भी उनको माफ करने के लिए बोलता हूं। उनकी मनोदशा आज ठीक नहीं है, इसलिए वो तमाम तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के लिए डिसीजन दिया, ये जो पूछ रहे हैं उसका सभी पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं और बीजेपी भी सम्मान करती है। लेकिन एक चीज मैं राम पांडे जी से पूछना चाहता हूं, उसी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में 18 वकील कांग्रेस की तरफ से क्यों खड़े थे? वो सब के सब कांग्रेस के लोग क्यों थे? जो 18 वकील कांग्रेस ने खड़ा किया था वो सब कांग्रेस के लोग थे। तो इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, इस देश की जनता सब समझती है, इसीलिए आपको इस दशा में पहुंचाइए। दूसरी बात देखिए, यहां पत्रकार को इस तरह के शब्द बोलना ये उचित नहीं है। मैं राम पांडे जी से ये अनुरोध करूंगा कि आपको इस पे माफी मांगनी चाहिए। आज की स्थिति इस पे डिबेट इस पे नहीं थी, राम मंदिर पे। आज भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में जीती है, उस पे डिबेट है। किसी को व्यक्तिगत टारगेट करना ये उचित बात नहीं है। वो पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं लोग, आपकी भी बात करते हैं, हमारी भी बात करते हैं, वो तो अपना आकलन बता रहे हैं। इसमें इतना फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है। ये आज का डिबेट राम मंदिर पे नहीं है। राम मंदिर पे जब डिबेट आएगा तो राम मंदिर पे डिबेट करेंगे। इस प्रदेश, आपके प्रदेश, हमारे आपके प्रदेश मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, अभी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का वोट 10% से ऊपर आया है। छत्तीसगढ़ में 14% भारतीय जनता पार्टी ने वोट इंक्रीज किया है। मध्य प्रदेश में 8% वोट इंक्रीज किया है। इस तरह से आप बोल करके सिर्फ बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए, झूठी चीजें की, उनका झूठ का प्रचार चल रहा है। इस प्रदेश और देश की जनता वो सब जानती है कि इस देश को कौन आगे ले जा सकता है और इस देश में कौन सिर्फ और सिर्फ घोटालों के लिए जाना जाता है। तो ये बोलने से सिर्फ नहीं होगा, आप जब तक काम करके नहीं दिखाएंगे। आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में काम नहीं किया, इसलिए वहां की जनता ने आपको नकार दिया। हम पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में काम करके दिखाए, सुशासन ले आए, सुशासन के लिए जाने गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बार बार रिपीट होती है। और अभी राखी जी ने एक सवाल किया था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जी क्यों हार गई पिछली बार। तो राखी जी, मुझे यह स्वीकार करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि वहां हमसे गलतियां हुई होंगी। हो सकता है कि जनता को हम कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए हमारी सरकार वहां से गई। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने, जनता जनार्दन ने जो मौका दिया है, निश्चित ही हम इसी मध्य प्रदेश के से भी ज्यादा काम करके दिखाएंगे, राजस्थान के अंदर भी। और राजस्थान आप देखें कि किस तरह से पिछली बार जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, लोकसभा में जिस तरह से सारी की सारी सीटें राजस्थान की मोदी जी को दिया, उनके व्यक्तित्व पे दिया,
उसी प्रकार इस बार फिर चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी 2024 में, कांग्रेस के मित्र को मैं बोलूंगा कि आप ये छोड़ दीजिए, 2024 की तैयारी करिए। ये तो चुनाव हो गया, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 404 सीटें जीत करके ले आएगी। आप उसकी तैयारी करिए। आप अभी इन चीजों में मत जाइए ठीक कि किसी पत्रकार से उलझ जाइए, किसी व्यक्ति से उलझ जाइए। आज आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, इसके लिए मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक दूसरे चैनल पे जाना है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं दूसरे चैनल पे जाना चाहता हूँ राखी जी। बिल्कुल ठीक है अजय पाठक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, बार बार ये बातें भी आ गई हैं। कुल मिलाकर ये नहीं निकल पा रहा है कि कौन सा फैक्टर काम किया है। यही मेरा सवाल था जिस पे इतनी नोकझोंक हो गई। देखिए क्या होता है कि आज मुद्दा क्या है और उससे लोग भटक क्यों जा रहे हैं। हमें लगता है कि धर्म की राजनीति का यहाँ मामला अभी तो था नहीं। कौन से फैक्टर हैं जो काम किए, तो उस पर हमको जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की गारंटी एक तरफ है, दूसरी तो कांग्रेस ने भी अपनी गारंटियां दी हैं। हर जनता किस गारंटी पर भरोसा करती है, एक सबसे बड़ा सवाल तो यह है। दूसरी बात है कि जनता चुनती है किसी भी दल को और वो सरकार बनती है तो उसका दायित्व बनता है कि वहाँ पर काम करे। अभी बड़ी ईमानदारी स्वीकार किया उन्होंने कि अगर हमने तो राजस्थान में पिछली बार अच्छा काम नहीं किया और सरकार बदल गई तो इस बार बहुत बढ़िया काम करेंगे। जनता तो यही चाहती है कि आप जीतें और काम करें। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप बार बार चुने जाएंगे। दूसरी बात है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए क्या है, ये गारंटी यहीं तक नहीं रुकेगी राखी जी। ये गारंटी आपको लोकसभा चुनाव तक जारी रखना पड़ेगा और आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। इस गारंटी का क्या असर होगा ये भी देखना होगा। आप देखिएगा, जो मध्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ में हम सारे लोग इस बात का कयास लगा रहे थे, इस परिणाम की आशा नहीं कर रहे थे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश या राजस्थान में हम लोग मानते थे कि यहाँ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी जनता को अगर इनकी गारंटी पर भरोसा नहीं था, भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल को जनता ने हो सकता है स्वीकार नहीं किया हो, तो इसका परिणाम जो भी आया हो आया। लेकिन और अभी देखिए 3 राज्यों में सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी बहुमत से बन रही है। तो ये तो खुश होने की बात है भारतीय जनता पार्टी को। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसको अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा, उसको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, न कि यहाँ पर हम टीवी पर बैठ के एक दूसरे से उलझें। पत्रकार का काम है कि वो बातों को रखता है अपना, और उसका एक दायित्व होता है कि वो सारे दलों को, चाहे कोई भी दल हो, उनके जो अगर कोई कमी दिखती है तो जरूर उसकी ओर इंगित करता है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता है। ये काम हम पत्रकारों का नहीं है, वो राजनीतिक दलों का है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनावी रिजल्ट हैं, इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। उनको 450 का सिलेंडर पूरे देश भर में देना पड़ेगा और तब जाकर के कोई बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, और गारंटी में आप जाइएगा, ये लाडली बहना 3000 देना ही पड़ेगा। पूरे देश भर के लोग मांग करेंगे। तो अब ये पूरे देश का चुनाव है 2024 का, और हमें लगता है कि मोदी जी जिस तरह से जो बातें कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, अगर ये बात है तो अब जनता जो है धर्म और उसकी जाति की राजनीति से हट के लोगों को सुविधा की राजनीति पर चली आई है, और उसको जितना सुविधा देंगे उस बात को ध्यान में रखेगी। लाडली बहना में आपने देखा होगा कि 4 महीने से जिस तरह से पैसा 1.25 करोड़ जो है बहनों को दिया गया, और उसका उन्होंने प्रतिसाद भी दिया। तो आने वाले समय में ये भी है कि इस तरह का अगर खर्चा होता है, इस तरह की चीज़ें जाती हैं, जन कल्याणकारी योजना मान लीजिए इन्हें, लेकिन इसके एवज में अगर कहीं कर्ज बढ़ता रहा, सरकार के ऊपर कर्ज का भार बढ़ता रहा, तो डेवलपमेंट वर्क के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और शायद हमें लगता है कि जो सरकारें इस बात को सोच करके सारी योजनाओं को लागू कर रही हैं। तो राखी जी, ये जो समय है, अभी जो चुनाव जीता है, जो जीता वही सिकंदर, चाहे 3/4 बहुमत से जीते या 2 वोट से जीते, जो जीत गया वो जीत गया, सरकार उसकी बनेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित रूप से उसके उन राज्यों के मुख्यमंत्री जो ऑलरेडी थे, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी देखना पड़ेगा, उनके नेताओं को सोचना पड़ेगा, उन मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या कमी रह गई कि जनता ने उनको इस तरह से नकार दिया। बिल्कुल, और समय भी हो गया। राम पांडे जी, जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिएगा। राम पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम।
हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा प्रचार नहीं पहुंचता है। अब ये जो वीडियो था नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का, हम नहीं पहुंचा पाए जनता तक। अब ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, नहीं पहुंचा पाए ना। यदि ये जनता तक पहुंच जाता कि ये बीजेपी के लोग इतने भ्रष्ट हैं, तो इनकी सब जगह जमानत जब्त हो जाती। तो हम इसको गलती को मानते हैं ना कि नहीं पहुंचा पाए। और मैं अभी भी आपसे सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, कांग्रेस कितना भी विकास के काम कर ले, कितना भी डेवलपमेंट कर ले, जब तक धर्म के नाम पर वोट गिरेगा तो कोई भी व्यक्ति कितना भी विकास कर ले, कोई भी विधायक सांसद कितना भी विकास कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकास के मुद्दे पर अब वोट नहीं गिर रहा है, वोट गिर रहा है धर्म के नाम पर। जो जितनी ज्यादा धर्म की राजनीति कर लेगा उसको उतना वोट मिलेगा। पूरे आप बीजेपी को जिसने भी वोट दिया हो, आप उससे 15 मिनट बात कर लेना, वो इंसान यही कहेगा कि मैंने धर्म के आधार पर वोट दिया है। अब धर्म के आधार पर वोट देने के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। मोदी जी की बात करूं, पूरे देश को कर्जे में डाल दिया है। 155 लाख करोड़ कर्जा है। कहीं ब्याज से पैसा लेकर घी पिया जाता है क्या? अंत में ये जो कर्जा हो रहा है, इसका परिणाम तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। ठीक है, राम जितना पांडे हम जी पैसा लेंगे उतने गरीब होते जाएंगे। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया। सूर्यकांत जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से रणनीतिक रूप से भी चूक हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में अपने बड़े चेहरों को उतारा, उनमें कई केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद भी हैं, उनके जरिए उन्होंने क्षेत्रीय समीकरण भी साधे, जातीय समीकरण भी साधने का काम किया और इसका फ़ायदा उसे मिला है। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लें तो महाकौशल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इसी अंचल से कमलनाथ जी आते हैं। 2018 के चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, कांग्रेस को इसी अंचल से सर्वाधिक बढ़त मिली थी। इस बार क्या हुआ, आज जो चुनाव परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी पर आकर खड़ी हो गई और कई कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव में हार गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से कांग्रेस से चूक हुई है और जिसका फायदा भाजपा को मिला है। और इसके अलावा भी कई सारे जो पहले अपन ने चर्चा की है, जो सारे मामले, इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आप देखें तो उसका श्रेय इन सारी बिंदुओं को जाता है जिनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रही है। बिल्कुल ठीक है, चलिए, और समय भी हो गया है। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, फैसले की घड़ी तो खत्म हुई, कुछ जगह पे काउंटिंग जारी है, लेकिन कमल खिल चुका है। और कमल जिस तरीके से खिला है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, यहाँ तो 2/3 बहुमत से ज्यादा बाकी दूसरे जो अलग स्टेट की मैं बात करूं तो वहां भी कहीं ना कहीं कमल खिला। छत्तीसगढ़ में कमल खिला है और राजस्थान में भी कमल ही खिला है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी, लेकिन इसका जश्न जो है और जो शुभकामनाओं का दौर है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने और सुनने को मिल रहा है। कहीं मत जाइएगा, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और काउंटिंग से जुड़ी तमाम बातें और पूरी अपडेट आपके साथ जारी रहेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।